हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम जो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो क्या हमारे जो हमारे भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, वो क्या होते हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, क्या उनकी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम अपना डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी जंग लगने की प्रक्रिया, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, वो क्या होता है। ये भी हम देख चुके थे कि रस्टिंग को क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन को ही रस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो रस्टिंग में क्या होती है, यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया में हमारी तीन क्या होती है, जो इसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है उसमें क्या तीन चीजों के बीच में होती है। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक होता है हमारा लोहा, दूसरी होती है हमारी वायु, और तीसरा होता है हमारा वाटर यानी कि पानी, H2O। इन तीन चीजों के बीच में क्या होते हैं हमारी जो ये जंग लगने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर होती है। फिर आगे हमने देखा कि जो जंग होता है वो कैसा कैसा होता है, रेडिश ब्राउन उसका रंग होता है। और कहाँ पर ये होता है? आयरन के सरफेस पे, यानी कि उसके ऊपरी हिस्से पे है ना, उसके बाहर बाहर के हिस्से पे सिर्फ। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसके अंदर नहीं, उसके बाहर बाहर के, धीरे धीरे वो उसको खत्म कर देता है और पूरे ही आयरन को खराब कर देता है। ठीक है, चलिए, दिस रेडिश ब्राउन कवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन इज आयरन ऑक्साइड। और ये जो कवरिंग है, ठीक है, रेडिश ब्राउन की, रेडिश ब्राउन कलर की रंग की जो ये कवरिंग है, जो कहाँ पर रहती है, लोहे के सरफेस पे रहती है, उसी को क्या बोला जाता है? आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। चलिए, अब हम उसके प्रिवेंटिंग मेथड्स पढ़ रहे थे, यानी कि कैसे हम बचा सकते हैं जो हमारे लोहा है, उसको हम कैसे हम बचा सकते हैं। पहले तो सबसे पहले उसको बचाने की जरूरत ही क्यों है, क्यों हमें बचाना है लोहे को? इसीलिए बचाना है कि जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं हमारे, ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, और भी क्या, और भी हमारे क्या होते हैं डेली लाइफ में होने वाली। ठीक है, डेली लाइफ में हमारे होने वाली जो भी जितनी भी हमारी डेली लाइफ में चीजें होती हैं, उनमें क्या होता है? आयरन का, यानी कि लोहे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम ज्यादातर चीजें जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं, वो उनमें क्या होता है? कहीं ना कहीं लोहा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं आना जाना करते हैं, तो हम ब्रिजेस के ऊपर से आते हैं। तो बड़े बड़े ब्रिजेस किस चीज के बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। ठीक है, ट्रक्स, जो हमारे ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर, उनमें क्या होते हैं? लोहे की बने होते हैं। ठीक है, तो क्या, तो ये चीजें अगर जो, क्योंकि ये हमारी कैसी डेली चीजें और क्या कैसी चीजें होती हैं? एक्सपेंसिव चीजें होती हैं। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है इसको बचाने की, यानी कि रस्टिंग वहां पर ना हो। जब हम घर बनाते हैं, घर में सरिया लगाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसकी बनती है? लोहे की बनती है। अगर उनमें जंग लग जाएगा तो क्या घर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा ना। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने लोहा जो है उसको क्या करना है? बचाना है जंग लगने से। ठीक है, तो वो हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम दो मेन प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ते हैं। एक होती है हमारी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, और दूसरी होती है हमारी एलॉइंग प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। चलिए, पहली है हमारी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? जिंक यानी कि Zn। ठीक है, इज दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन अ आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी लोहे की वस्तु पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, तो किसी भी लोहे की वस्तु पे हम क्या कर देते हैं? जो हमारे पास जिंक होता है, जिंक क्या कर देते हैं? एक लेयर को क्या कर देते हैं? एक परत उस पर बना देते हैं जिंक की। यानी कि हमारे पास कोई भी क्या है, हमारा लोहे का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसमें क्या करेंगे? हम जिंक की एक लेयर बना देंगे, जिस वजह से वो रस्टिंग से बच जाएगा। द जिंक फॉर्म अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जो ये जिंक है वो कैसे मदद करेगा हमें लोहे को जंग लगने से? वो ऐसे मदद करेगा कि जो हमारा जिंक होगा वो उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की एक परत बना देगा। ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, एयर के साथ प्रक्रिया करके वो जिंक ऑक्साइड बना देगा आयरन के ऊपर। अगर ये हमारा कोई आयरन का क्या है? ऑब्जेक्ट है, आयरन की एक रॉड है। ठीक है, इसको हमें जंग लगने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जिंक की एक लेयर, इसके आसपास क्या करनी पड़ेगी? जिंक की एक लेयर
लगानी पड़ेगी। जिंक की लेयर लगने से क्या होगा? जिंक की लेयर लगने से इसके आसपास क्या होगा? हवा की मदद से जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, ये लोहे को रस्टिंग से यानी कि जंग लगने से बचा देगा। चलिए, इतना समझ में आया कि कैसे वो बचा देगा जंग लगने से लोहे को? कैसे बचा देगा? जो जिंक, क्योंकि हम उसमें जिंक की एक लेयर लगाएंगे, वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। इस तरीके से हमारी वहां पर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इतना नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, चलिए, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, हम जिंक की लेयर लगा देते हैं इस तरीके से। जिंक की हम क्या कर देते हैं, लेयर लगा देते हैं। जिंक की लेयर ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एनवायरनमेंट की जो हमारी क्या है, एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिल करके जिंक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो लोहा है वो एयर के, हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा ना, उनके बीच में क्या हो जा रहा है, ये आ जा रहा है, उनके बीच में क्या आ जा रहा है, जिंक ऑक्साइड आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो लोहा है वो हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा, जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा, कोई भी रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि कोई भी जंग लगने की अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, चलिए, ये आप समझ गए होंगे। चलिए, इस तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये एक लोहे का ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये एक लोहे की वस्तु है। क्या है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रोसेस है हमारी अलॉइंग। ठीक है, तो अलॉइंग कैसी प्रोसेस है? चलिए, अब अलॉइंग यानी कि धातुओं का मिश्रण। एलॉय यानी कि, अब एलॉय किसे, एलॉय से हम क्या समझते हैं? एलॉय, एलॉय यानी कि जो हमारे अलग अलग धातु होते हैं उनका मिश्रण। तो एलॉइंग कैसी प्रोसेस है? इसमें सर्टेन मेटल्स कैन बी मेड रस्ट फ्री व्हेन मिक्स्ड विद कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स। यानी कि यानी कि कुछ धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, रस्ट फ्री कर सकते हैं, यानी कि जंग लगने से बचा सकते हैं। कैसे? उनको किसके साथ मिक्स करके? कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स के साथ मिक्स करके, यानी कि कैसे मेटल्स के साथ मिलके, मिला करके, जिनमें रस्ट नहीं लगता, यानी जिनमें कोई भी जंग जो है नहीं लगता। यानी कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, इसमें जंग लगता है, और ये मेटल है कुछ जिनमें जंग नहीं लगता, तो इसे हम कैसे बचा सकते हैं? इनके साथ मिक्स करके। ठीक है, ये यहाँ पर हमें जैसे स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का एलॉय क्या है? स्टेनलेस स्टील है। निकल है एंड क्रोमियम, यानी कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम, यानी कि आयरन, निकल और क्रोमियम का क्या है, एलॉय कौन है? स्टेनलेस स्टील है। इट डज नॉट रस्ट, ये क्या नहीं करता? रस्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से आप समझ गए कि क्या प्रोसेस है अलॉइंग की। इसको आप नोट कीजिए। चलिए, तो अलॉइंग को हम कैसे लिखेंगे? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण बनाने की प्रक्रिया अलॉइंग कहलाई जाती है।
या हम मिश्रित्व भी बोल सकते हैं, मिश्रित्व कहलाता है। ठीक है, मिश्रत्व कहलाता है या कहलाया जाता है। ठीक है, मिश्रत्व यानी कि एलोइंग। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं हम, इनको मिला करके क्या बनाते हैं हम, मेटल्स को इस तरीके से मिला करके एलॉय एलॉय बना करके उसमें लगाते हैं, और क्या होता है फिर हमारा जो मेटल होते हैं वो रस्ट फ्री बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि सर्टेन मेटल्स कैन बी मेड रस्ट फ्री व्हेन मिक्स्ड विद कोरोसिव रेजिस्टेंट मेटल। तो इनको एलॉय के साथ मिला करके, ठीक है, क्या किया जाता है, उनको रस्ट फ्री बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। चलिए, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। चलिए, तो क्रिस्टलीकरण कैसी प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस बाय विच प्योर क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इम्प्योर सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पर हमें शुद्ध क्रिस्टल मिलते हैं, कहाँ से, किसी भी अशुद्ध पदार्थ से हमें क्या मिलते हैं, शुद्ध क्रिस्टल मिलते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। क्रिस्टल शेयर द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी पदार्थ की सबसे जो शुद्ध अवस्था है वो कौन सी होती है, क्रिस्टल होती है। ठीक है, तो जो उसके क्रिस्टल होते हैं वो किसी भी पदार्थ की क्या होती है, सबसे उसकी जो सबसे शुद्ध फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, क्रिस्टल्स होती है। ठीक है, चलिए तो क्रिस्टलीकरण आप समझ गए होंगे कि जहां पर हमें शुद्ध क्रिस्टल मिलते हैं, कहाँ से, एक अशुद्ध पदार्थ से हमें शुद्ध क्रिस्टल मिलते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, क्रिस्टलीकरण बोला जा रहा है। चलिए, तो क्रिस्टलीकरण भी हमारा हो चुका, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, जो भी हमारा ये चैप्टर था यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, आप बताइए कि वो जो क्वेश्चंस है वहां पर क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, भोजन का पचना, आपको यहाँ पर बताना है कि ये कैसी अभिक्रिया है, ये भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है, या रासायनिक परिवर्तन, मतलब कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ठीक है, भोजन का पचना, कोयले का जलना, मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, और
जल में शक्कर घोलना। चलिए, चलिए बताइए ये कौन कौन से हमारे जो ये परिवर्तन है, ये कैसे परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आप कीजिए पहले। चलिए, तो भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यही किया होगा आप लोगों ने। अगला, कोयले का जलना। तो कोयले का जलना भी क्या है, एक रासायनिक ही परिवर्तन है। ठीक है, अगला, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कैसा है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे, जल में शक्कर घोलना। ठीक है, जल में अगर हम शक्कर घोलते हैं तो ये कैसा परिवर्तन है। देखो, हम वापस से उसको क्या कर सकते हैं, उसको वापस से हीट हीट करके हमें शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, है ना, चीनी के क्रिस्टल हमें वापस से मिल जाएंगे। तो ये एक कैसा चीज है, ये हमारा फिजिकल यानी कि हमारा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। चलिए, चलिए अब आप बताइए। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, क्या क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं। और दूसरा प्रश्न है, ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, क्या कहलाते हैं।
चलिए, तो आप बताइए कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, और ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं। चलिए आप बताइए। चलिए, इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, वो होते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। और ऐसे जहां पर सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वो क्या होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो चलिए, आपने भी ये कर लिया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, आपको बताना है आपको बताना है कि दूध से दही बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये आपको बताना है, आप इसका उत्तर लिखिए। चलिए, इसका उत्तर है, चलो उत्तर लिखते हैं। देखो, अब ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये हमको पता है, लेकिन क्यों है रासायनिक प्रतिक्रिया, क्योंकि देखो जमी हुई दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, दूध से तो दही बन गई, लेकिन जमी हुई दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते। और दूध और दही दोनों के गुण क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों के गुण क्या दर्शाते हैं, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया बोले या हम बोले कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो, जमी हुई दही से दूध दूध नहीं बन सकता।
ठीक है, चलिए। यानी कि जमी हुई दही से दूध नहीं बन सकता। दही और दूध दोनों के गुण क्या होते हैं? अलग होते हैं। और वह गुण रासायनिक परिवर्तन दिखाते हैं, जिस वजह से हम ये बोलते हैं कि दही, दूध से दही बनना क्या है? हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसे आप आगे लिख दीजिएगा, दूध से दही बनना इसीलिए क्या है? दूध से दही बनना क्या है? हमारा रासायनिक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कर लिए हैं। चैप्टर हमने पूरा देख लिया, पढ़ लिया है। ठीक है, उसको रिवाइज भी हमने कर लिया है कि क्या हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं, क्या हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने चैप्टर के बीच में देख लिए हैं, और आज हमने उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर आप घर से कीजिए और चैप्टर का रिविजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।